हेलो स्टूडेंट्स, ये द्वितीय द्विमासिक परीक्षा 2020 कक्षा 10 विषय गणित का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति भी बताइए। स्टेप के 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला दे रखा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 4/3 इक्वल टू 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण ये लिखी हुई है और इस समीकरण की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना हम 3x² माइनस 2x प्लस 4/3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो a बराबर हमें 3 प्राप्त होगा, b बराबर -2 और c बराबर 4/3। विभेद का d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू लगाएंगे, b का मान -2 का वर्ग -4, a की जगह 3 और c का मान 4/3। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का प्लस 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16। घटाएंगे तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस का 8 बचेगा, सॉरी माइनस का 12 है। यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू बचेगी, ये आएगा माइनस के 12, क्योंकि 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस का बचेगा। तो b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, चूँकि इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसकी 3 कंडीशन दे रखे हैं कि प्रकृति की बात करें, जब क्वेश्चन प्रकृति पूछा तो हम देखेंगे कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। यहाँ पर ये वैल्यू हमें 0 से छोटी मिली है और यहाँ पर सॉरी माइनस का 12 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। प्रकृति क्या हो जाएगी, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में मिला है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि y प्लस 1/y इक्वल टू y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। ये y प्लस 1/y का इसको सॉल्व करते हैं। इसके अपन 1 मान के लासा लेते हैं, लासा लेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 1/y इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a और b माइनस का ये वाला b, बाई से बाई कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा। अब नीचे यहाँ क्या बचेगा, देखें ये हो जाएगा y² प्लस 1/y इक्वल टू, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, इसके अपन 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y²। लासा ले रहे हैं, y से y कैंसिल हो चुका है, लेकिन लासा ले रहे हैं इसलिए 2y² और y² अपॉन में y² है इंटू y, तो ये हो जाएगा y की पावर 3 और अपॉन में y², पूरे के नीचे y²। ये y² से इस एक y से इसका एक y कट जाएगा और यहाँ पर अपॉन में 1 बचेगा, ये हो जाएगा y² प्लस 1 और प्लस का y/4 प्लस 1 प्लस 2y² माइनस का y³ अपॉन में y, क्योंकि एक y से y कट गया, ये बटे में अंदर जाएगा गुणा में, तो इसको हमने यहीं पर काट दिया है। नेक्स्ट है, इसमें आगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y की मल्टीप्लाई इस y² प्लस 1 में करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 3 प्लस y इक्वल टू y की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y² माइनस y³। सारे टर्मों को उठा के इस बराबर के साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस में इधर आएगा माइनस का, और ये माइनस का यहीं पर लिख लिया, इसके बराबर में लिख लिया तो ये होगा माइनस y³ प्लस 2y² माइनस का y, माइनस का ये प्लस का y था, बराबर के साइड आएगा माइनस का y प्लस का 1। इसको घुमा के लिख लेते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 y³ माइनस y³ माइनस 2y³ प्लस 2y² माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चार घात समीकरण है। क्यों चार घात समीकरण? इसलिए क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात
4 है, अतः ये 4 घात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिया है, यदि ई तथा एफ त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू, ये समरूप त्रिभुज से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन आई हो, आपने अगर समरूप त्रिभुज पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, यदि ई तथा एफ ये ई और एफ, ये एफ पॉइंट दिया है यहाँ पर, ई तथा एफ त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पी क्यू भुजा दी है हमें 1.28 सेंटीमीटर और पी की डिस्टेंस दे रखी है हमें 0.18 सेंटीमीटर। इधर पी से एफ तक का मान ये दिया है हमें 0.3 और पी आर दिया 2.56 सेंटीमीटर। तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, क्या गिवन है। तो हमें दिया है पी क्यू बराबर इतना और ये सारी वैल्यू दे रखें इसलिए। अच्छा होता क्या है समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज में अगर त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होना चाहिए। देखेंगे पी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, देखें पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई और पी अपॉन ई क्यू का मान निकाला तो ये कितना, पी का मान 0.18 अपॉन में 1.28। अच्छा 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 छंग 12 और 2 चौका 8, ये पी अपॉन में ई क्यू बराबर आ जाएगा 9/64। और इसी तरीके से पी एफ अपॉन में एफ आर, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा जैसे देखिए दे रखा है ये थोड़ा सा पोर्शन, ये थोड़ा सा सॉरी गलत हो चुका है, इसको मैं दोबारा से अब, हाँ जी क्वेश्चन देखें दोबारा से देखें। ये वैल्यू हमें गिवन है जो दे रखा है, ये पी क्यू पी आर पी ई और पी एफ दे रखा है। तो समानुपातिकता का जो नियम होता है वो ये होता है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या होता है, ये इस तरीके से इसको भी साइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये पी ई अपॉन में पी एफ, पी ई अपॉन में पी क्यू बराबर पी एफ अपॉन में पी आर। तो पी ई की वैल्यू रखेंगे 0.13 और पी क्यू की वैल्यू रखेंगे 1.28 इक्वल टू 0.36 अपॉन में 2.56। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4 नेम 36 और 4 छंग 24 और 4 चौक 16। तो ये हमें प्राप्त होगा लास्ट में 9/64 बराबर 9/64। चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दे रखा है इसको साइड करते हैं क्वेश्चन, ये क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है अतः समानुपातिकता के प्रमेय से ई एफ समांतर होगा ई क्यू के, ई एफ समांतर होगा ई क्यू के। और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा, ये पोर्शन रॉन्ग है, थोड़ा सा गलत है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये देखें, इधर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये तो ई पी समांतर होगा ई एफ के, सॉरी ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी। आई होप आप समझ में आ रहे हो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2ac² और ए बी स्क्वायर। हम ac² को लिख सकते हैं 2ac² है, इसको लिख सकते हैं ac² प्लस ac²। दो इनको जोड़ेंगे तो ये 2ac² बनेगा और ac बराबर है bc के, तो इसलिए ac की जगह हम bc पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा ab² इक्वल टू ac² प्लस bc²। तो ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है, इसमें देखें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वही लिखा है कर्ण ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आधार ए सी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। और ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन नीचे देखें। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? पूर्ण वर्ग विधि हमारी होती है कि x² के गुणांक में अगर कोई गुणांक दिया है तो उसको हटाना है, नेगलेक्ट करना है, और x के गुणांक में जो टर्म दिया होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको सूत्र बनाने के लिए x² माइनस 2 से गुणा करिए, 2 से भाग कर दिया, इंटू में x ऐसे रहने दिया √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से भाग किया, 2 से गुणा कर दी, प्लस साथ में क्या किया √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, प्लस में √3 इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझ लें, x² माइनस सूत्र बनाने के लिए √3 प्लस 1 इंटू में x बटे में 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग कर दिया, प्लस में क्या किया √3 प्लस 1 अपॉन 2 का वर्ग स्क्वायर एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, प्लस में √3 और इक्वल टू में 0। नेक्स्ट फिर आगे क्या क्या है, ये x माइनस ये इतना फार्मूला बन गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का, किसका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला हमारा बन चुका है, ये x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 बराबर के उस साइड लेगा ये वाला टर्म, तो ये प्लस में बन गया और ये प्लस का √3 था वो हो गया माइनस का। आगे यहाँ देखें x माइनस इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर इसका होल स्क्वायर खोल दिया √3 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर खोला है तो ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2a का मान √3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 2 का वर्ग 4 हो गया माइनस का √3, इसके अपॉन में 1 मान के लासा ले लिया तो हो जाएगा 4 प्लस में 2√3 माइनस का 4√3 बटे में 4 माइनस ये देखा 4√3 माइनस का है और ये प्लस का 2√3 है, तो माइनस का 2√3 बचेगा बटे में 4। फिर आगे यहाँ पर क्या किया, ये √3 ये 4 को 3 प्लस 1 करके तोड़ लिया, 4 को 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 बटे में 4। अब √3 ये फार्मूला बनाने के लिए ये फार्मूला किसका बन जाएगा, a², इसको √3 का स्क्वायर कह सकते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर। इस 4 को हमने इस तरीके से तोड़ लिया बटे में 4। ये फार्मूला बन गया हमारा √3 माइनस 1, फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये फार्मूला हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। और इस 2 का मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, तो हमने पूरे का होल स्क्वायर बना दिया इसको 4। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर बन गया तो यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आता है, वैसे हम यहाँ से वर्ग काट रहे हैं, अगर इस तरीके से काटेंगे तो यहाँ पर हमें x की एक ही वैल्यू मिलेगी। चूँकि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर x की चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है, तो होता है ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होने चाहिए। तो अगर इस तरीके से वर्ग से वर्ग काटेंगे तो यहाँ के एक ही वैल्यू शो करेगी कि x इक्वल टू 3। तो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें इस तरीके से क्या किया, यहाँ से वर्ग जब वर्ग हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस, जब वर्ग हटाते हैं हटाते हैं मतलब अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के साथ साइन जाता है, तो यहाँ वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ प्लस माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2 प्राप्त होगा। तो ये वाली हमारी इक्वेशन वैसे ही चल रही है, ये इक्वेशन। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार इसका प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर एक बार प्लस साइन ले लिए, एक बार प्लस साइन लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन 2
और ये माइनस का था, बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का टर्म बनेगा। तो आगे प्लस का बनेगा और इनका लासा सेम है, मतलब हर में दोनों समान है, तो ये हो जाएगा √3 - 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 2√3 अपॉन में 2 इक्वल टू में √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमें मिलेगा √3। नेक्स्ट जब हम माइनस साइन लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, तो x बराबर x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2 में बराबर में माइनस साइन लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2। ये माइनस का टर्म बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये किसका होगा, प्लस का, तो ये हो गया √3 प्लस 1। यहाँ देखें ये ये माइनस के अंदर गुणा की तो माइनस का √3 प्लस का 1 अपॉन में 2 था, इसलिए लासा इसका एक ही बार में मैंने लासा ले लिया इसका 2। √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, 2 से 2 काट देंगे तो इतना बचेगा 1। तो यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमें इसमें दे रखा है कि द्विघात समीकरण हमने पूर्णवर्ग विधि द्वारा सॉल्व करा था। तो पूर्णवर्ग विधि का एक ही मेथड होता है, ये फार्मूला होता है कि फार्मूला ये होता है कि एक्स के गुणांक में जो टर्म, पहले अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई टर्म दे रखा है तो उसको नेगलेक्ट करते हैं, और एक्स के गुणांक में जो टर्म दिया होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 हो, तथा गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन पहली शर्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दे रखा है दो संख्या ज्ञात है, हमें नहीं मालूम वो दो संख्या कौन सी, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, सॉरी एक सेकेंड जी, देखिए माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न अनुसार कह रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, कह रहे जिनका योग कितना 27 है। तो हमने मान ली प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त x + y बराबर 27। दूसरी शर्त में कह रहा है, जिसमें कह कि उनका गुणनफल 182 हो। तो गुणनफल क्या करेंगे, इनकी गुणा कर दी, दोनों संख्याओं के x और y मानी थी तो उनका गुणनफल कर लिया x y = 182, और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से x का मान निकाल लिया तो ये हो जाएगा y गुणा में था, इधर चला गया बटे में, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया x की जगह, तो x की जगह रखेंगे ये x का मान इस x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 182 बटे में 2 प्लस का y = 27। y के अपॉन में 1 मान के इसका लासा ले लिया तो ये हो गया 182 प्लस y² अपॉन में y = 27। ये y बटे में इधर जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा y² प्लस 182 बराबर 27y। आगे 13 है, तो इसको हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर कैसे करते हैं, ये y² के गुणांक में जो टर्म होता है उसकी सी वाले अचर पद की गुणा करते हैं। तो 182 एकन 182 के फैक्टर जोड़ के 27 के बराबर लाना है। तो 27 के बराबर कैसे हो जाएगा, हम 14 और 13 की गुणा करेंगे तो वो 182 होगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जोड़कर 27 आएगा। तो हमने इसमें लिख लिया y² माइनस का 14 प्लस 13 इंटू y जोड़ के, फिर ये y² माइनस के अंदर गुणा कर दिया, इधर y की गुणा कर दी तो माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस का 182 = 0। इन दोनों टर्मों में देखा जाए तो y कॉमन आ रहा है तो y - 14 बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लिया, माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ 82 में मतलब सिर्फ 14 बचेगा। अब जब y - 14 और y - 13 = 0, क्योंकि y - 14 इन दोनों में फिर से कॉमन था तो यहाँ बचेगा y - 13, y यहाँ पर बचा माइनस का 13, y - 13 = 0 तो y बराबर 14 हो जाए, y - 14 = 0 तो y बराबर 14 है। इधर y - 13 = 0 तो y बराबर 13 है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब y बराबर 14 रखेंगे, जब y बराबर 14 रखेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 13, और जब y बराबर 13 रखेंगे समीकरण 1 में तो हमें y बराबर x बराबर मिलेगा 14। तो हमारी जो समीकरण प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई, हमने संख्या मानी थी x और y, तो x और y या तो जब x = 13 होगा तो y बराबर 14 होगा, जब x बराबर 14 होगा तो y = मतलब एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इसका, कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर होगा 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²।
तो इसको देखें, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका मतलब क्या कर रहा है, किसी संभव त्रिभुज के ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो हमने मान लिया कि त्रिभुज ABC एक संभव त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, A। जैसा कि हमने प्रत्येक भुजा संभव त्रिभुज, सम मीन समान, बहु मीन भुजाएं, त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो इसकी AB, AC और BC सभी भुजाएं A मान लिए तथा A से BC पर डाला गया लंब AE, हम देख पा रहे होंगे लंब डाला, शीर्ष लंब डाला, शीर्ष से भुजा BC पर एक लंब डाला परपेंडिकुलर, जो कि हमारी BC रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है, BE बराबर EC। जितना BE पार्ट होगा उतनी सी पूरी A मानिए तो BE और EC A/2 हो जाएगी। तो BE बराबर ये लिखा है। तो त्रिभुज, अब दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो हमने एक और लाइन डाल दी, जैसे AD की बात करें कि एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो BD सॉरी त्रिभुज ABC की भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, ठीक है। तो D डाला है कि मतलब इतनी भुजाओं का इतना अनुपात हो रहा है कि मतलब BD जो रेखा है वो BC रेखा का, पूरी BC रेखा का 1/3 भाग है। तो त्रिभुज AEB में आप त्रिभुज देख पा रहे हो AEB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है AB और आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब BE का स्क्वायर और AE का स्क्वायर। AB की भुजा A है तो A स्क्वायर हो जाएगा AE लगभग बराबर है AD के, ये लिखा है AD बराबर होगा लगभग, क्योंकि दोनों ही बिंदु शीर्ष A से BC रेखा पर खींची हुई लाइनें हैं और लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लगभग कह सकते हैं दोनों ही बराबर है। तो हम AE की जगह AD रख सकते हैं, और BE कितना है A/2, तो A/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ A स्क्वायर को इधर यहाँ AD स्क्वायर और A स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर है, इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस का A स्क्वायर अपॉन में 4, A स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, इसका एलसीएम ले लिया तो 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, और ये बचेगा 3A स्क्वायर अपॉन में 4। AD की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 A स्क्वायर का स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा और A आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा। और ये वैल्यू AD बराबर है, हमने माना देखो यहाँ पर AD बराबर है लगभग AE के, तो ये AE के बराबर होगा। नेक्स्ट है इसमें देखें, आगे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि BD बराबर है 1/3 BC के, BD बराबर है 1/3 BC के। तो DE कितना हो जाएगा, DE कितना हो जाएगा, जैसे कि आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ये देखिए DE को पूरी लाइन DE दे रखी, तो DE को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें DE को लिख सकते हैं हम BE माइनस BD, D डिस्टेंस को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, BE माइनस BD। तो हमने DE को लिख दिया BE माइनस BD। तो BE का मान हमें पता है, BE का मान A/2 और BD का मान ये हमें गिवन है। गिवन कितना है 1/3 BC, तो यहाँ पर 1/3 और BC की बात कर रहे हैं तो BC का मान पूरा हो जाएगा A। BC का मान कितना है A, तो ये हो जाएगा हमारा, हमने ये वैल्यू जैसे BD की जगह पुट करेंगे तो BD की जगह कितना 1/3 BC, तो 1/3 लिखेंगे और BC का मान है A, तो A/3 हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, और BE का मान आपको A/2 दिया है। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो लासा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3A माइनस 2A/6। तो यहाँ से DE का मान आ गया A/6, DE का मान मिल चुका है। अब त्रिभुज ADE में
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। त्रिभुज ए डी ई में ये वाला एंगल, अंदर वाला जो एंगल है वो भी 90 होगा, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा हमारा ए ई का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा डी ई का स्क्वायर। तो फिर ए ई का मान हमें ज्ञात है, ए ई की भुजा हमें मिल चुकी है, मतलब जो पहले ज्ञात थी, जैसे ये हमने अभी ज्ञात की थी थोड़ी देर पहले। ए डी बराबर होगा ए ई के, तो ये हो जाएगा √3a/2, तो √3a/2 का स्क्वायर प्लस डी का मान a/6 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 6 का वर्ग 36। 4 और 36 का लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा 36, और 4 नेम 36, 9 और 9 तियाँ 27, ए स्क्वायर 27 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर 27 और 1 हो जाएगा 28 ए स्क्वायर बटे में 36। तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 से काट देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 नेम 36, तो ये ऊपर आ जाएगा 7 ए स्क्वायर बटे में 9। चूँकि ए बराबर है ए बी के, जो कि हमने पहले माना था, ए बराबर है ए बी के, तो हम ए की जगह ए बी स्क्वायर रख सकते हैं, मतलब सभी भुजाओं के बराबर, लेकिन हमें इस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जैसे कि हमें क्वेश्चन में सिद्ध करा रहा है। तो ए बी रख सकते हैं, ए की जगह ए बी रख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/9 ए बी का स्क्वायर, और बराबर में ये ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, और ये बटे में 9 है, तो 9 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।